हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ग्रास्पिंग पाइथन। ग्रास्पिंग पाइथन पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर हम बात करेंगे बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मेमोरी यूनिट एंड सॉफ्टवेयर कंसेप्ट की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और देखने के बाद आपको लगता है यूजफुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो आपको कई सारी डेफिनेशन देखने को मिलेगी, बट एक जो जनरल डेफिनेशन है वह हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या फिर हम इसको मशीन कह सकते हैं, दैट टेक्स सम इनपुट फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस या फिर कमांड्स और प्रोग्राम एंड गिव्स आउटपुट। ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है कंप्यूटर की, कि वो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। अब यहाँ पे प्रोसेस करने का जो तरीका होगा वो प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस, मतलब पहले से ही कुछ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्रामिंग कर रखी होगी, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, प्रोसेस करता है। इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा। ये डेटा को स्टोर भी कर सकता है, वहां से रिट्रीव कर सकता है और फिर प्रोसेस कर सकता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इनपुट, फिर ये प्रोसेस होगा, प्रोसेस में फिर ये स्टोर भी कर सकता है और उसके बाद आपको क्या प्रोड्यूस करेगा, आउटपुट। तो यहाँ पे हम एक चीज और डिस्कस करेंगे कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट तो एक प्रोसेस हो गई, एक साइकिल हो गई, जिसको दुनिया की हर एक मशीन फॉलो करती है। अब यहाँ पे वर्ड आता है मशीन। अगर हम मशीन की बात करें तो मशीन क्या चीज है? बेसिकली अगर आपको याद आ रहा हो, आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट, उसके अंदर एक प्रोफेसर उससे क्लास में पूछता है मशीन क्या है, तो वहां पे आपने देखा होगा अपने पैंट की जिप को ऊपर नीचे कर रहा है, फिर वो पूछता है कि ये क्या है, तो फिर बताता है मशीन। तो वहां पे भी एक लाइन बोली है कि वो हमारे काम को इजी कर देता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मशीन इज ए थिंग दैट क्रिएटेड बाय द पीपल टू मेक वर्क इजियर। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, जो एवरी मशीन इन द वर्ल्ड फॉलो दिस साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। सिमिलरली कंप्यूटर भी इसी साइकिल को फॉलो करता है, इनपुट करेगा, देन प्रोसेस करेगा और आउटपुट करेगा। बट यहाँ पे जो प्रोसेस करने का तरीका होता है वो डिपेंड करता है हर मशीन का। कंप्यूटर का जो प्रोसेस करने का तरीका होगा वो आपका प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होगी, या फिर कमांड्स होगी, या फिर उनको क्या कह सकते हैं, प्रोग्राम्स हो सकते हैं आपके। दूसरी चीज यहाँ पे वो डेटा को स्टोर भी कर सकता है। तो ये आपका कंप्यूटर की जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो ये है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो डेटा और इंफॉर्मेशन की बात आता है नेक्स्ट कंसेप्ट। आपको डायग्राम के अंदर देखिए, इसको समझिए क्या दिखाई दे रहा है। एक हाथ के अंदर यहाँ पे मिट्टी का एक ढेर दिखाई दे रहा है, दूसरे हाथ के अंदर उसने इसको एक सेफ दे दिया। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो इस चीज को इन्होंने क्या किया, प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे आपको ये चीज मिली है, ये वाली चीज। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि ये जो चीज है ये आपका क्या चीज है, ये एक ढेर है मिट्टी का, इससे कुछ भी बन सकता है। बट इसको जब प्रोसेस कर दिया तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे बॉल मिल गई। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मिट्टी के ढेर को ये प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट शेप्स यहाँ पे बन के आ जाती है। तो इस चीज को हम बोलते हैं कि ये आपका क्या हो गया, डेटा हो गया, और ये आपका इंफॉर्मेशन हो गया, और इसको हमने प्रोसेस किया। तो यहाँ पे ये जो डेटा है ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है, जिसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है। बट इनका कुछ ना कुछ मीनिंग है कि ये किस काम के लिए होगा, ये कुछ पर्पज होगा, इसका कुछ और पर्पज होगा। तो यहाँ पे डेटा और इंफॉर्मेशन की हम बात करें तो डेटा की जो डेफिनेशन कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में निकल के आती है वो आता है, डेटा इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मीन्स रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट इज मीनिंगलेस, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल रंजन 32 इट इज एक्सेट्रा। ये क्या है रंजन 32, नहीं समझ में आ रहा। बट अगर हम इसी को प्रोसेस कर देते हैं तो आपके सामने एक टर्म निकल के आते हैं इंफॉर्मेशन, जिसको हम बोलेंगे, इट मीन्स what we get after processing data, that is information means meaningful data। और हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे रंजन हुज रोल नंबर इज 23, तो ये आपका मीनिंग है इसका कुछ ना कुछ। बट रंजन 23 इससे कोई मीनिंग नहीं है, हो सकता है एज भी हो सकता है कुछ और हो, बट यहाँ पे इसको प्रोसेस किया तो आपको मिला रंजन हुज रोल नंबर इज 23। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन में यही डिफरेंस है, डेटा का कोई मीनिंग नहीं होता है, मीनिंगलेस होता है, और इन्फॉर्मेशन का कुछ मीनिंग होता है। और अगर हम बात करें
इनपुट के अंदर अगर हम डेटा को डालते हैं और डेटा को प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद जो चीज हमें मिलेगी वो आपका क्या होगा, इंफॉर्मेशन। क्लियर? तो वी कैन से कि इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा, ये भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर, जिसमें आगे हम बात करेंगे फंक्शनल डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम। इस डायग्राम से आपको पता चल रहा है कंप्यूटर के साथ प्रिंटर भी अटैच है, स्पीकर भी है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है। देन आपका ये बेसिक यूनिट जिसको आप सीपीयू कहते हैं, बेसिकली ये सीपीयू होता नहीं है, इसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये सीपीयू है, ये सीपीयू नहीं है, ये सिस्टम यूनिट है। सीपीयू क्या होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। देन ये मॉनिटर है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इनपुट करने के लिए कुछ डिवाइसेज यूज कर रहे हैं, कुछ डिवाइसेज ऐसे हैं जहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है। इट में भी प्रिंटर और स्पीकर या फिर मॉनिटर आपका हो गया। इनपुट के लिए आपका ये डिवाइस हो गए, माउस, कीबोर्ड, और यहाँ पे आपका प्रोसेस हो रहा है। तो इन सभी चीजों को अगर हम किसी पर्टिकुलर ब्लॉक से रिप्रेजेंट करें और फिर एक डायग्राम की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करें तो वो हमारा डायग्राम या फिर फंक्शनल डायग्राम कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे तो इनपुट डिवाइसेज को, जितने भी इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर के पास, जैसे लाइक आपका टच पेन हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माइक हो गया, जॉयस्टिक हो गया, बार कोड रीडर हो गए, वो सारे इनपुट डिवाइस हो गए। इनपुट डिवाइस से आपका डेटा जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप सीपीयू कहते हैं। नाउ सीपीयू के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक आपका एएलयू होता है, दूसरा आपका होता है सीयू, राइट? और ये एएलयू और सीयू आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। एएलयू होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू होता है आपका कंट्रोल यूनिट। जितने भी जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म करता है आपका एएलयू, और उनको परफॉर्म करवाने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस देता है वो आपका कंट्रोल यूनिट होता है। देन इसके पास सीपीयू के कुछ रजिस्टर्स होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर कि इसका पर्पज क्या है। फिर इसके बाद आप प्रोसेस होने के बाद आपको क्या मिल जाता है, आउटपुट डिवाइस। फिर कंप्यूटर के अंदर एक और चीज होती है मेमोरी यूनिट, जिसमें दो टाइप्स की मेमोरी होती है आपकी, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कह सकते हैं, और उसके बाद आपका एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है जिसको हम हार्ड डिस्क भी कह सकते हैं, पेन ड्राइव भी हो सकता है, आपका सीडी भी हो सकता है, डीवीडी भी हो सकता है। तो ये आपका जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर है, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि होता है क्या है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है, बेसिकली इसकी चार फंक्शनल यूनिट होती है, सॉरी। फर्स्ट फंक्शनल यूनिट आपकी इनपुट यूनिट हो जाएगी, सेकंड आपका सीपीयू हो जाएगा, थर्ड आपका आउटपुट यूनिट हो जाएगा, और फोर्थ हो जाएगा आपका मेमोरी यूनिट। तो ये कंप्यूटर की चार फंक्शनल यूनिट है। अब इसी को अगर हम आगे डायग्राम के तौर पर समझे तो देखिए, इनपुट यूनिट्स के अंदर आपका कीबोर्ड हो गया, कैमरा हो गया, माउस हो गया और माइक हो गया। इससे हमने इनपुट में डाला, इनपुट आपका सीपीयू के पास जा रहा है, सीपीयू में आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर होता है। देन इसके बाद यहाँ पे मेमोरी यूनिट होता है, जिसके अंदर आपका रैम, रोम और हार्ड डिस्क भी हो सकता है। इसके बाद आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट में आप देखेंगे तो मॉनिटर है, स्पीकर है और प्रिंटर है, और भी कई सारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, राइट? तो अब आगे हम चलते हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अभी हमने बात की कि फंक्शनल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, देयर आर फोर फंक्शनल यूनिट, वन इज इनपुट यूनिट, अनदर इज प्रोसेसिंग यूनिट, नेक्स्ट इज आउटपुट यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। बात करते हैं इनपुट यूनिट की। इनपुट यूनिट के जितने भी इनपुट्स डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं, वो सारे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जिसमें आपको कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल आपको दिखाई दे रहा है। देन स्कैनर आपको दे रखा है, और टच स्क्रीन है, वेबकैम है, माइक्रोफोन है, बार कोड रीडर है जिसको आप MICR भी कह सकते हैं। फिर आपका बायोमेट्रिक का टच है, आपका हो गया लाइट पेन हो गया। ये सारे के सारे आपके क्या है, इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जिनके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, इनपुट डालते हैं। तो यूजर क्या करता है, इनपुट डिवाइस की हेल्प से कंप्यूटर में इनपुट प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, इनपुट यूनिट्स की बात करें, तो क्या कह रहा है, इनपुट यूनिट्स टेक्स और एक्सेप्ट इनपुट। डेटा भी हो सकता है और इंफॉर्मेशन भी हो सकती है या फिर इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती है, फ्रॉम द यूजर एंड कन्वर्ट इनटू बाइनरी फॉर्म सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ये ध्यान से याद रखिएगा कि इनपुट डिवाइस से इनपुट लेगा और कन्वर्ट करेगा बाइनरी फॉर्म में, ताकि कंप्यूटर को समझ में आ जाए। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, ऑल्सो कॉल्ड मशीन लेवल लैंग्वेज, दैट इज जीरो और वन,
ऑफ और ऑन, हाई या और लो, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं यहाँ पे ये 0101 के अंदर कुछ लिख रखा है। तो कंप्यूटर को केवल 0101 की लैंग्वेज ही समझ में आती है। अब उसको कन्वर्ट भी करना है आपको, ताकि हमें जो लैंग्वेज समझ में आती है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक पाइथन हो गई, या फिर जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें आपकी बेसिक हो गई पाइथन जावा, ये सारी लैंग्वेज आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। अब इसमें क्या होता है, सपोज कर लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि आपने अपने कीबोर्ड से कैपिटल ए प्रेस किया। अब कंप्यूटर को कैपिटल ए तो समझ में आता नहीं है, कीबोर्ड से आपका इनपुट डिवाइस है, आपने ए प्रेस किया, तो इस ए को कन्वर्ट किया जाएगा बाइनरी कोड के अंदर। अब ए का एक आस्काई वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये यूज करते तो उसकी वैल्यू है 65, तो 65 को फिर बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे कैपिटल ए प्रेस करते हैं तो इनपुट यूनिट से जैसे ही कैपिटल ए प्रेस करेंगे तो 100001 ये आपका कन्वर्ट होके उसमें चला जाएगा कंप्यूटर के अंदर। तो ये बेसिकली हो गया आपका इनपुट यूनिट का काम। नेक्स्ट आपका आता है प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, इसको आप जनरली बोल देते हैं कि ये सीपीयू है। इट इज नॉट सीपीयू, इट इज सिस्टम यूनिट, या इसको कई बार आप बोलते हैं सिस्टम कैबिनेट। और इसके अंदर कई सारी चीजें होती है, आपकी हार्ड डिस्क भी होती है, मदरबोर्ड भी होता है, और आपकी रैम भी होती है, आपका सीडी ड्राइव भी होता है, एसएमपीएस भी होता है, कई सारे डिवाइसेज इसके अंदर होते हैं। तो याद रखिएगा इसको हम सिस्टम यूनिट बोलेंगे, सीपीयू नहीं। सीपीयू एक छोटा सा प्रोसेसिंग चिप होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरीके का एक चिप होता है। और ये आपके मदरबोर्ड पे क्या होता है, फैब्रिक होता है, और इसके ऊपर एक कूलिंग फैन भी होता है, अगर आपने देखा हो कभी मदरबोर्ड, तो वो होता है आपका सीपीयू। सीपीयू आपका प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, ये गाइड करता है, कंट्रोल करता है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, कंप्लीट सिस्टम को गाइड करने का काम ये करता है आपका। तो सीपीयू इज ए कंट्रोल सेंटर, या इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। इट गाइड्स, direct, control, and govern all the operation that take place in computer. CPU consist mainly three component. One is ALU, another is CU, and registers. अब इनको one by one पढ़ते हैं। Arithmetic Logic Unit ALU. It perform all arithmetic plus minus divide multiplication and logical operation में आपका and, not, or XOR operation। देन कंट्रोल यूनिट का काम क्या करता है, सीयू, जिसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, कंट्रोल ऑल द ऑपरेशन दैट परफॉर्म बाय एएलयू एंड आल्सो कंट्रोल फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेज टू मेमोरी और फ्रॉम मेमोरी टू आउटपुट डिवाइसेज। दिस इज द ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट आपका आता है रजिस्टर्स। तो रजिस्टर आर द हाई स्पीड टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फाउंड इन द सीपीयू। इट वर्क एज per the instruction given by the CU, storing data and instructions that immediately required for the operation। इसी को आगे जाके हम बोलेंगे कैश मेमोरी। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है जो आपका सीपीयू की मेमोरी होती है, रजिस्टर्स होते हैं, टेम्परेरी डेटा को स्टोर करके रखता है। तो ये था हमारा प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, स्पीकर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, हेडफोन आपको दिखाई दे रहा है, एलसीडी आपको दिखाई दे रहा है, एक आपको यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, इसको हम प्लॉटर बोलते हैं। तो ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेज है। आउटपुट डिवाइसेज पे आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, मतलब आपकी ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में जो चीजें आपको दिखाई दे रही है वो आपका आउटपुट डिवाइसेज हो गए। अब यहाँ पे देखिए आउटपुट डिवाइस की अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो आउटपुट यूनिट इज formed by the output devices attached to the computer। Output device produce output generated by the CPU in human readable form। क्लियर हुआ ये। और इनपुट डिवाइस क्या करता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म से इनपुट लेता है और उसको कन्वर्ट करता है कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म, या कंप्यूटर कैन अंडरस्टूड, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज। वीडीयू आपका एक एग्जांपल है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसके अंदर आपका LCD screen, LED screen, printer, speaker, plotters are the examples of output device। अब नेक्स्ट आपका आता है मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट आपको पता है क्या काम होता है, डेटा को स्टोर करता है फ्यूचर पर्पज के लिए। तो ये आपका मेमोरी यूनिट होता है। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट में आपका प्राइमरी या मेन मेमोरी जिसको हम बोलेंगे, या फिर आपका सेकेंडरी स्टोरेज होता है, यूज एज ए स्टोरेज यूनिट। मेमोरी कैन बी प्राइमरी या फिर मेन मेमोरी एंड स्टोरेज मेमोरी डिपेंडिंग अपॉन इट्स लोकेशन इन द कंप्यूटर सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए अगर आपके
मेन मेमोरी की अगर हम बात करें तो ये आपका रैम होता है, सेकेंडरी की बात करें तो आपकी हार्ड डिस्क होती है। तो इनकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्राइमरी मेमोरी है फिर सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी मीन्स प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू, वाइल सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि जब भी आपका डेटा एक्सेस करता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से, तो क्या करेगा, सीपीयू आपका मान लीजिए ये है, तो सीपीयू डायरेक्टली, ये आपका हार्ड डिस्क है, तो सीपीयू डायरेक्टली हार्ड डिस्क से डेटा एक्सेस नहीं करेगा। ये किसके थ्रू एक्सेस करेगा, रैम के थ्रू, जो आपका प्राइमरी मेमोरी है। और रैम किसके थ्रू एक्सेस कर लेगा, रैम डेटा हार्ड डिस्क से एक्सेस करेगा। तो ये मेमोरी को या डेटा को एक्सेस करने का एक कंसेप्ट होता है कि पहले आपका डेटा हार्ड डिस्क से रैम के अंदर आएगा और फिर रैम से आपका सीपीयू एक्सेस करता है, राइट। तो टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी में आपका एक रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। डायग्राम पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपका रोम का एक डायग्राम दिखाई दे रहा है और यहाँ पे दो आपको रैम दिखाई दे रही है, राइट। आगे इनको डिटेल में समझते हैं। रैम एंड रोम की हम बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम एंड डेटा बीइंग यूज्ड बाय द सीपीयू इन रियल टाइम। द डेटा ऑन अ रैंडम एक्सेस मेमोरी कैन बी रीड, रिटन एंड इरेज any number of time. RAM is a hardware element where data is being currently used is stored. It is a volatile memory. अब वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा आप समझिए। देखिए, रैम आपकी प्राइमरी मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है। इसके अंदर डेटा क्या होता है, टेम्परेरी स्टोर होता है। जब भी कोई भी फाइल आप सिस्टम के अंदर ओपन करते हैं, इट में बी स्टोर इन हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव। जब आप उस फाइल को ओपन करते हैं तो वो एंटायर फाइल ओपन होती है आपकी रैम के अंदर, राइट। अब आप जो भी ऑपरेशन करना चाहते हैं वो ऑपरेशन इसके अंदर कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर मान लीजिए आपने उस डेटा को सेव नहीं किया और आपकी लाइट चली जाती है, तो आपका जो डेटा था वो इरेज हो जाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। ये दो टाइप्स की होती हैं आपकी, एक होती है स्टैटिक रैम और एक होती है डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम को हम ऐसा एस रैम कहते हैं, which store a bit of data using the state of 6 transistor memory cell, and a dynamic RAM की हम बात करें तो which store a bit of data using the pair of transistor and capacitor which constitutes the DRAM memory cell, right। next आपका आता है ROM, जिसको हम बोलते हैं read only memory। it is a type of memory where data has been pre-recorded। प्री रिकॉर्डेड मतलब पहले से ही सेव रहता है, उसको हम ना तो इरेज कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, ना हम उसको राइट कर सकते हैं। केवल हम उसमें से कंटेंट्स को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। डेटा स्टोर्ड इन रोम इज रिटेन्ड इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, दैट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यहाँ पे ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या है कि अगर आपने कंप्यूटर ऑफ भी कर दिया तो आपका डेटा फिर भी रहेगा, राइट। अब इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये आपका एक पी रोम होता है, एक ईपी रोम होता है और एक होता है ईईपी रोम होता है और एक होता है आपका मास्क रोम। अब प्रोग्रामेबल रोम की बात करें तो वेयर द डेटा रिटर्न आफ्टर द मेमोरी चिप हैज बीन क्रिएटेड, इट इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझे कि रैम को जब बनाया जाता है, कोई भी मैन्युफैक्चरर ने एक बार रैम की चिप क्रिएट कर दी, चिप क्रिएट करने के बाद उसके अंदर जो डेटा राइट कर दिया उसको आप इरेज नहीं कर सकते, केवल रीड कर सकते हैं। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम का मतलब क्या होता है कि वेयर डेटा ऑन दिस नॉन वोलेटाइल मेमोरी चिप कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू द हाई इंटेंसिटी यूवी लाइट्स, अल्ट्रावायलेट लाइट्स की तरह हम उसको इरेज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम का मतलब क्या होगा, वेयर डेटा ऑन दिस डिस्क दिस नॉन वोलेटाइल मेमोरी चिप कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज यूजिंग द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। मास्क रोम क्या होता है, इन विच द डेटा इज रिटन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोग्राम चिप। मतलब क्या होता है कि रोम के अंदर कौन सा डेटा स्टोर करते हैं। पहली चीज, इसके अंदर सबसे पहली चीज तो आप याद रखेंगे कि परमानेंटली डेटा स्टोर होता है, मतलब इनको आप से इरेज नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते। जो मैन्युफैक्चर होगा रोम का वही इसके अंदर काम करेगा। अब इसमें देखिए, प्रोग्रामेबल रोम के अंदर हमने रैम रोम को पहले बना दिया, बनाने के बाद उसमें प्रोग्रामिंग कर दी,
वो हो गया आपकी प्रोग्रामेबल रोम। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम मतलब उसको हम इरेज करके फिर से हम वो कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल जिसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉन से हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। बट जो मास्क रोम होती है उसके अंदर डेटा को जब मैन्युफैक्चर रोम को बना रहा होता है उसी टाइम पे उसमें राइट कर देता है और उसको हम इरेज नहीं कर सकते। आपने सिस्टम की जो बायो सेटिंग होती है वो सारी की सारी आपके रोम के अंदर स्टोर होती है। ध्यान से इसको याद रखिएगा, रोम के अंदर परमानेंटली स्टोर करते हैं। प्री रिटन प्रोग्राम्स जिसको हम प्री रिकॉर्डेड कह सकते हैं, प्री रिटन प्रोग्राम्स होते हैं आपके रोम के अंदर। आगे चलते हैं, रैम एंड रोम डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो रैम आपका प्राइमरी स्टोरेज होता है, रोम के अंदर आपका परमानेंट स्टोर होता है। स्टोर डेटा इन एमबी और वी कैन से जीबी एंड स्टोर डेटा इन जीबी। वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, मैंने आपको ये बताया था कि टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है, सिस्टम का पावर जैसे ही ऑफ हो जाता है तो आपका डेटा इरेज हो जाता है। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर क्या होता है कि अगर आपका डेटा सिस्टम के अंदर मेमोरी के अंदर है और पावर ऑफ भी हो गया तो डेटा आपका रिटेन रहेगा। तो इसको हम परमानेंट मेमोरी भी कह सकते हैं और इसको हम टेम्परेरी मेमोरी भी कह सकते हैं। यूज इन नॉर्मल ऑपरेशन, और यहाँ पे यूज करते हैं यूज फॉर स्टार्टअप प्रोसेस फॉर द कंप्यूटर। डेटा को हम यहाँ पे क्या करते हैं, राइटिंग डेटा इज फास्टर एंड राइटिंग डेटा इज स्लोअर, ये बेसिक डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखिए एक सिंपल कंसेप्ट को समझिए। जब भी आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो क्या होता है, आपकी बूटिंग की फाइल्स को लोड होती है आपकी रैम के अंदर, जो कहाँ पे स्टोर होती है, जनरली आपके सिस्टम के सी ड्राइव के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब आपने पावर ऑन किया तो जैसे ही पावर ऑन किया तो आपका पावर से करंट सप्लाई होगा आपकी रोम के अंदर। और रोम के अंदर जो प्री रिटन प्रोग्राम्स है आपका, प्री रिटन प्रोग्राम्स, ठीक है, जो प्री रिटन प्रोग्राम्स कौन से होंगे, आपके बायोस की सेटिंग, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज की जो सेटिंग के जो प्रोग्राम्स होंगे वो एग्जीक्यूट होते हैं। और वो जब एग्जीक्यूट होते हैं तो उनका काम क्या होता है कि आपके सिस्टम की जो रिक्वायर्ड फाइल है जो सी ड्राइव के अंदर स्टोर होती है जनरली, उनको लोड करता है, लोड करेगा आपकी रैम के अंदर, ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी के अंदर। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग। तो booting is the process which load the data or files that required to operate the operating system from C drive to RAM। कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आप लोगों को ये। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, कैश मेमोरी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये एग्जाम में पूछ लेता है, इसको कई बार हम कहते हैं सीपीयू मेमोरी। कैश मेमोरी इज ए स्मॉल मेमोरी दैट ऑपरेट मच फास्टर देन द प्राइमरी मेमोरी, that is RAM. It plays between CPU and main memory. It is used to store recently used file. It make these data available to CPU very quickly. It is integrated directly with the CPU chip or separated chip. It is also called CPU memory. हमने ब्लॉक डायग्राम के अंदर बात किया था, सीपीयू के अंदर एक आपका ALU होता है, एक आपका सीयू होता है, एक आपका रजिस्टर होता है। ये जो रजिस्टर होता है ना, यही आपका कैश मेमोरी होता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आप देखेंगे, देखिए हार्ड डिस्क है, फिर रैम है, फिर कैश है और ये सीपीयू है। तो जो सीपीयू की मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी होती है। तो जब भी सीपीयू कोई प्रोसेस करता है, कोई फाइल उसको रिक्वायर होती है ऑपरेशन परफॉर्म करने के, तो पहले वो कैश मेमोरी के अंदर सर्च करता है और उसके बाद फिर वो अगर वहाँ नहीं मिलता है तो फिर रैम में सर्च करता है और रैम में नहीं मिलता है तो फिर हार्ड डिस्क से फाइल को लोड करता है। डायरेक्टली जो कंटेंट्स सीपीयू यूज करेगा वो कैश मेमोरी से यूज करता है, इसलिए इसको हम सीपीयू मेमोरी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा, पूछ लेता है कई बार एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट अगर हम यूनिट्स ऑफ मेमोरी की बात करें तो ये कह रखा है कि द एलिमेंट्री यूनिट ऑफ मेमोरी इज बिट। A bit stands for binary digit, that is either 0 or 1. Combination of these bit used to store data or instructions. हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर को केवल बाइनरी लैंग्वेज या इसको हम बोल देते हैं कई बार मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, और वो क्या आपका 0 और 1। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब जो भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करेंगे, लाइक मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ए को अगर आप स्टोर करेंगे तो उसका कोड 65 होता है और फिर उसको आप कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से ये आपका 65 हो गया, और इसको फिर आप स्टोर करेंगे तो ये आप देखेंगे बिट होंगे आपकी 0 या फिर 1। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट इसको हम बाइट कहते हैं, 1 बाइट, और कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट इसको हम बोलते हैं निबल। नेक्स्ट हम आती है आपकी मेमोरी सेल।
अब यहाँ पे देखिए क्या होता है। अ मेमोरी सेल इज ए स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज। इट कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज अ बाइनरी मेमोरी सेल। अ सिंगल मेमोरी सेल कैन स्टोर वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए आपकी मेमोरी के अंदर जो डेटा आप स्टोर करोगे, अब यहाँ पे अगर आप इसको स्टोर करोगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम स्टोर करेंगे, राइट। तो ये जो सेल है ये आपका एक बिट को स्टोर कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं मेमोरी सेल। यहाँ पे ये हो सकता है आपका, ठीक है, मेमोरी सेल। नाउ इसके बाद 116 बिट मेमोरी सेल यहाँ पे ये दिखा रखा है, तो ये 16 बिट को स्टोर करेगा अगर आप देखेंगे तो ये 16 बिट आपका कितना हो जाएगा, 2 बाइट हो जाएगा, राइट, अभी आपने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे मेमोरी की अगर हम यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहली यूनिट आती है आपकी 1 बिट, जिसको हम बाइनरी डिजिट्स कह सकते हैं, या आपका 0 होगा या फिर आपका 1 होगा। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट, इसके अंदर ये नहीं लिख रखा है, आप नोट कर लीजिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट, इसको हम बोलते हैं 1 निब्बल, राइट। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट, उसको हम बोलते हैं 1 बाइट। देन इसके बाद आता है 1024 बाइट, इसको 1 KB, KB मीन्स किलो बाइट, 1024 KB इट मीन्स 1 MB, और इसको बोलते हैं मेगा बाइट। 1024 MB मतलब 1 GB, इसको बोलते हैं गीगा बाइट। 1024 GB मतलब 1 TB, 1024 TB मतलब 1 PB, P मतलब पेटाबाइट, 1024 PB मतलब 1 EB, EB मतलब एक्साबाइट। फिर आपका 1 GB आता है, ZB आता है, जेटाबाइट। 1 YB आता है, योटाबाइट। 1 ब्रोंटो आता है आपका, ब्रोंटाबाइट। देन 1 जियोबाइट। तो जियोबाइट जो है मेमोरी की हाईएस्ट यूनिट होती है, और ये जो 1024 होता है इसका मतलब होता है 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 अगर आपसे ये कहा जाता है 5 × 2 की पावर 10 GB है, ठीक है। तो अब इसको आप कन्वर्ट करवाइए कि ये कितना जीबी है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए जिस हिसाब से बोला जाता है। इसको टीबी में भी कन्वर्ट करवा सकता है या फिर आपका पीबी में कन्वर्ट करवा सकता है। तो ये आपकी मेमोरी यूनिट है, एग्जाम के अंदर यहाँ से भी कई बार पूछ लेते हैं जनरल नॉलेज के लिए। आगे चलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मीन्स जहाँ पे डेटा परमानेंटली आप स्टोर कर रहे हैं, इसको परमानेंट मेमोरी भी हम कह सकते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर यूज टू स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ data permanently, which is not possible by using the primary memory or main memory. Disk capacity means amount of data, disk capacity। डिस्क कैपेसिटी का मतलब क्या है कि आपके जो डिस्क है वो कितना डेटा स्टोर कर रहा है। लाइक आपकी 16 GB की पेन ड्राइव आपने परचेज की है, या फिर 1 TB की हार्ड डिस्क आपने परचेज की है, तो ये होता है आपका डिस्क कैपेसिटी। डिस्क कैपेसिटी मीन्स अमाउंट ऑफ डेटा दैट होल्ड बाय द डिस्क। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हार्ड डिस्क हो गया, ब्लूरे डिस्क हो गया, आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, मेमोरी कार्ड, USB पेन ड्राइव एंड CD DVD आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। आगे अगर हम बात करें कंप्यूटर हार्डवेयर की, जहाँ पे आप देखेंगे तो मतलब टेंजिबल कंपोनेंट जिसको हम टच कर सकते हैं, या मैकेनिकल कंपोनेंट जिसको हम देख सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, वो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं, जिसमें पावर सप्लाई, डीवीडी राइटर, मेन बोर्ड, सीपीयू फैन, रैम, VGA कार्ड, देन आपका साउंड कार्ड, हार्ड डिस्क, रीड ऑल इन वन, इंटरनल माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, मॉनिटर, केस जिसको आप सिस्टम यूनिट भी कहते हैं, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर। इनको हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे आगे। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है कम्युनिकेशन बस। बस यहाँ पे बात करेंगे कम्युनिकेशन बस। बस आपका बेसिकली क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं। ऐसे कम्युनिकेशन बस जो कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट जो डिवाइसेस पार्ट होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और वो जो किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, तो उन वायर्स को ही हम बोलते हैं कम्युनिकेशन बस। तो बस इज ए कलेक्शन ऑफ वायर यूज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन कंप्यूटर कंपोनेंट्स। अब ये जो डेटा ट्रांसफर करते हैं बाइनरी इंफॉर्मेशन होते हैं, जिसमें आपका एड्रेस भी हो सकता है, कंट्रोल सिग्नल भी हो सकता है, एग्जैक्ट डेटा भी आपका हो सकता है। तो कैरीज बाइनरी इंफॉर्मेशन टू और फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी। देर आर 3 टाइप्स ऑफ बस: एड्रेस बस, कंट्रोल बस एंड डेटा बस। एड्रेस बस की अगर हम बात करें, an address bus send a memory address along the bus from the CPU to memory, or we can say to fetch, write data the CPU need to.
टेल एड्रेस टू द रैम। देखिए क्या होता है, सीपीयू को कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, डेटा फेच करना है या डेटा राइट करना है, तो एड्रेस की जरूरत पड़ती है किसी भी डेटा की, और उसको ले जाने का काम जो करता है वो आपका एड्रेस बस करती है। और ये एड्रेस आपका मेमोरी जो मेमोरी के साथ कनेक्टेड रहता है आपका। बात करते हैं कंट्रोल बस की। कंट्रोल बस कैरीज कमांड्स फ्रॉम द सीपीयू एंड स्टेटस मैसेज फ्रॉम अदर हार्डवेयर डिवाइसेस। मतलब जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं उनको लाने ले जाने का काम आपका कंट्रोल बस करता है। नेक्स्ट आपका आता है डेटा बस। तो डेटा बस कैरीज डेटा इन बाइनरी फ्रॉम टू और फ्रॉम द मेमोरी। मतलब डेटा लाने और ले जाने का काम जो करता है वो आपका डेटा बस होता है। मोटी मोटी सी बात है, एड्रेस बस एड्रेस का काम करता है, कंट्रोल बस सिग्नल्स जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, कमांड्स होते हैं, उनको लाने ले जाने का काम करता है, और डेटा बस आपका डेटा को लाने ले जाने का काम करता है। बस क्या हो गया आपका, कलेक्शन ऑफ वायर्स हो गया जो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज करता है, या कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउट डिवाइसेज है, इनको अगर आपस में कनेक्ट करना है तो हम किसी बस के थ्रू या किसी वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे, वो आपके होते हैं कम्युनिकेशन बस। ओके, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, ये हमारा मोटो है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बने रहिए ग्रास्पिंग पाइथन के साथ। नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर कंसेप्ट की बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।